अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सियासी मंजरनामे में हर रोज़ नई डेवलपमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से हर रोज़ हम ये सोचते हैं कि अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी, लेकिन गैर यकीनी की सूरत हाल यूँ दिखाई देता है कि बरकरार है। और अब तो हुकूमती वज़रा भी आके इसका बरहमला इजहार करते नज़र आते हैं। आज हुकूमत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात की दावत देते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आए मिल के आगे बढ़ते हैं और मुल्क के मफाद में जो चीज़ है उसकी तरफ फैसले करते हैं। इसके साथ साथ जमात इस्लामी भी एक धरना दिए बैठी है और उनके भी मुतालबात हैं। वो अवामी इशूज़, महंगाई, बिजली के बिलों के हवाले से हुकूमत से बातचीत के लिए राज़ी तो हो गए हैं, लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद में जो जमात इस्लामी के कारकुन हैं वो भी इस वक्त धरना दिए बैठे हैं। उनसे निपटना भी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। तीसरी तरफ हम जानते हैं कि जो महंगाई की सूरत हाल है, मईशत की सूरत हाल है, उसकी वजह से भी हुकूमत के ऊपर एक दबाव है और फौरी रिलीफ चाहते हैं अवाम, जो कि फ़िलहाल हुकूमत के लिए शायद देना उस तरह से मुमकिन नहीं है। इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटेगी हुकूमत, जबकि एक तरफ उनके गिले शिकवे अदलिया से भी शुरू हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि अदलिया की तरफ से भी उनको कोई ठंडी नहीं बल्कि गर्म हवाएं आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद क्या तसादुम का ख़तरा मज़ीद बढ़ेगा और किस तरफ सूरत हाल जाएगी, आगे का सियासी मंजरनामा क्या होगा पाकिस्तान का, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और ख़ास तौर पे खुशामदीद कहती हूँ इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर PMLN रहनुमा, हमारे साथ आज शो पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने आज प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। खान साहब मुझे एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक कमेंट ज़रूर लेना चाहती हूँ इमरान साहब का, फिर हम दोनों आपकी तरफ आते हैं। क्योंकि जो जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी इमरान साहब बात की, हुकूमत ने हमने देखा कि पिछले हफ्ते एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि PTI पे पाबंदी लगाएंगे, PTI के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे। आज वो आके ये बात कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे। तो आपको क्या हुकूमत कहीं कंफ्यूज दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, हुकूमत बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं। अच्छा, ये PTI को कंफ्यूज करना चाहते हैं। हमारी जो इतलात है, हमारे वाकफान हाल जो हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत ने एक स्ट्रेटजी बना ली है। अच्छा। और आज की जो खबर ये है कि असम्बली का इजलास भी एक हफ्ता पहले बुला लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने जो ये इजलास तलब किया है, तो उसमें बुनियादी वजह जो है उसकी एक तो ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से मामलात किए जाए। दूसरा एक बात आप जहन में रखें कि इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ वो जिस पोजीशन पे आ चुकी हैं, वो उन्होंने एक दूसरे के बारे में जो मामलात हैं, वो मुसद्दिक मलिक साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो बर्फ़ पिघलने वाली नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि मुज़ाकरात होंगे या PTI से कोई बात होगी तो माइनस इमरान खान होगी। अच्छा। इमरान खान और 9 मई में जो मुलव्वस हैं लोग, उनके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। उनके लिए मामला मज़ीद किया जा रहा है। और ये भी खबरें हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो है दबाव मज़ीद बढ़ाया जाएगा और उनको अडियाला जेल से भी मुंतकिल करने की खबरें हैं कि शायद उन्हें किसी फौजी जेल में या उस तरह से मामला वो किए जाए। अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर तो सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी। उसमें तो मुज़ाकरात का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत इस्टेब्लिश ये करना चाहती है कि वो कहे कि देखे जी, हम PTI से बाकी से लोगों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन 9 मई के जो लोग हैं उनसे हम शुरू से कहते हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे। चलें खान साहब से ही पूछते हैं कि वो क्या इसी तरह इसको देख रहे हैं जैसे आपने इसका एक एनालिसिस रखा है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये हुकूमत कंफ्यूज है क्या या किसी घबराहट का शिकार है कि पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस जमात पे पाबंदी लगाने की बात करती है, दहशतगर्द डिक्लेयर करती है, अगले ही हफ्ते उस पूरी जमात के साथ आप ये बात करते हैं कि आए मुज़ाकरात करते हैं। तो ये कैसी कंफ्यूज्ड पॉलिसी है या कुछ घबराहट है? जी नहीं, देखिए हमने बार बार ये कहा है कि चाहे उनका नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या तहरीक इंसाफ हो, हम अवामी मसाइल के हल के लिए पार्लियामान में उनसे हर वक्त बात करने के लिए तैयार। अगर उनके पास जहाँ तरह खैबर पख्तूनख्वा में अब 11 साल से उनकी हुकूमत है, अगर दहशतगर्दी का कोई उससे निपटने का कोई फार्मूला है तो हम बिल्कुल तैयार है बात करने के लिए। अगर उनके पास महंगाई से निपटने का कोई फार्मूला है या खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की जो बेइंतहा चोरी है उसको रोकने का कोई तरीका है उनके पास,
तो हम जरूर बात करेंगे, उनसे सीखना चाहेंगे। अगर उनके पास पाकिस्तान की जमहूरियत को तवाना करने के लिए, तकवीत देने के लिए कोई फार्मूला है तो हम तैयार हैं। अगर उनके पास कोई फार्मूला है कि जनाब हम किस तरह जो मुख्तलिफ इंतखाबात के मुतालिक इशूज उठे हैं उनमें बेहतरी ला सकते हैं कानून साजी के लिए, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन किसी एक शख्स की रिहाई के लिए NRO देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो NRO हमारे हाथ में भी नहीं है, वो अदलिया के हाथ में। तो लिहाजा वहां फिर आपने ये देखा कि अगरचे आपने इंट्रो में कहा कि हर रोज नए सियासी वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, हकीकतन आपको जो सतह पर तलातुम नजर आता है, बुनियादी हकीकत एक ही है कि पाकिस्तान की आवाम ने ये ठीक है कि 31% वोट एक जमात को दिए, लेकिन जिन जमातों को 69% वोट दिए वो आज वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। वो अपना काम और अपना जो उनका जो जिम्मेदारी है आवाम की वो जारी रखे हुए हैं। और ये जो इस तरह के हमले हैं हमने 2013 से 18 तक सहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं समझते खुरम दस्तगीर खान साहब, इसका मतलब आप ये नहीं समझते कि वो दहशतगर्द जमात हैं, अगर उनके पास ऑप्शंस हैं, वो भी एक जमात हैं, तो उनसे बात की जा सकती है। तो वो जो पाबंदी लगाने की बात थी या जो दहशतगर्द डिक्लेयर करने की बात थी, उस मौकिफ के साथ इसका मतलब अब हुकूमत नहीं खड़ी है, आप लोग नहीं खड़े? जी नहीं, मैं अपनी जाती राय इस पर दे चुका हूँ, चूंकि पब्लिकली उसको दोहरा देता हूँ कि मैं नहीं समझता जाती तौर पे किसी भी सियासी जमात को बतौर सियासी जमात हमें किसी भी तरह उसको बैन करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक चीज जुड़ी हुई है कि जो लोग 9 मई के वाकयात के मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे, कारसाज थे, उनको सख्त तरीन सजाएं देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की कौम को ये मैसेज जाए कि सियासत तशद्दुद के जरिए, आग के जरिए, जानवरों को जलाने से, गेट तोड़ने से नहीं होगी। सरकारी अमलाक को तबाह करने से सियासत नहीं होगी, ये सियासत नहीं है। अगर आपने सियासत करनी है तो पार्लियामान में आए, अगर आपको वोट दिए तो पार्लियामान में आकर बात करें। इसीलिए और दूसरा ये भी है कि अगर हुकूमत ये समझती है, अगर समझती है कि 8 और 9 अप्रैल 2022 को जिस तरह इमरान खान ने और आरिफ अलवी ने और कासिम सूरी ने उन्होंने आइन तोड़ा था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की पूरी जजमेंट मौजूद है, तो उन पर जरूर आइन शिकनी का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन सियासी जमात को बैन करना जो है वो मेरे नजर में दुरुस्त नहीं। अच्छा खुरम दस्तगीर साहब, ये फरमाइएगा कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री को लेके बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है और ख़ास तौर पे 31% वोट लेने वाली तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के चले जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो शायद वो फौरी तौर पे इलेक्शन के हवाले से जो पिटीशन है उसको सुने और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएं और शायद उनको ये मौका मिल जाए। ख्वाजा आसिफ साहब भी अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इस हवाले से वाकई ही ऐसा होगा या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने से भी मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है? जी, मैं तो नहीं समझता कि कोई परेशानी वाली बात है। हमें उनके फैसलों से, खास तौर पे जो अभी मखसूस रिश्तों के बारे से मुझे सख्त तरीन इख्तलाफ है। लेकिन 2 बातें हैं जी। मंसूर अली शाह साहब से मेरी ये तवक्को है कि वो 31% जमात वोट लेने का ये मतलब तो नहीं कि हम पाकिस्तान का पूरा आइन, कानून जो है उनके कदमों में फेंक दें कि जनाब आप इसको रोंद कर गुजर जाएं। ये नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा ये भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसमें अगर मुस्तकिल अगर हमें इंतखाबात और हुकूमत साजी के मामले में एक इंतशार रहेगा, शोरिश रहेगी, तो अदलिया भी उस शोरिश और इंतशार से दूर नहीं रह सकती। और फिर जाहिर है हर किस्म के जो मामलात हैं हम इस मुल्क में देख चुके हैं, तो बेहतर यही है कि बजाय अदलिया जो है वो तारीख भी उसकी कोई इतनी दरख्शा नहीं है जमहूरियत को सपोर्ट करने के हवाले से। बेहतर यही है कि अगर जब शाह साहब बनेंगे और कानून और आइन के मुताबिक बनेंगे, मेरी ये तो है कि वो भी एक ठहराव के साथ और धीरज के साथ मामलात को देखेंगे। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। रोजाना का शोर जो है, रोजाना का शोर हम सुन, देखिए हमारे सामने जो एक नई ताकत पाकिस्तान में उभरी है वो तहरीक इंसाफ का अरबों डॉलर चले नहीं लेकिन करोड़ों डॉलर से फाइनेंस किया हुआ इंटरनेशनली सोशल मीडिया है
जो पाकिस्तान के तमाम इदारों के मेंबरान को जिसको चाहे वो हरासा कर सकते हैं, जिसकी अभी बड़ी बदतरीन मिसाल हमारी बहन अज़मा बुखारी के साथ उन्होंने जो हरकत की है, तो ये जो हरकतें हैं ये उसको एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मंजूर अली शाह साहब के सामने ये भी चैलेंज है कि वो इस किस्म के हमलों को बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़। ठीक बात खुर्रम दस्तगीर खान साहब, लेकिन इसमें खदशे वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। जब आप लोग अगर जेन्युइनली इलेक्शन जीते हुए हों तो अगर खुलता है तो आपको तो कहना चाहिए कि कल का खुलता आज इलेक्शन खोलें, ताकि ये मसला एक दफा हल हो जाए। आप जीते हुए होंगे तो आपकी सीटें आप लोगों के पास रहेंगी। इस पिटीशन को खुलने से परेशानी किस बात की ख्वाजा आसिफ को? जी मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी सिर्फ एक ही है कि अभी इन 2 सालों में 2 ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। एक 63A का फैसला जो 2022 में आया था, और अभी 2024 में इंतखाबी नशिस्तों का फैसला। दोनों ऐसे फैसले हैं जो मुकम्मल तौर पर सियासी मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। जो 63A में तो उन्होंने एक दफा राय दी, फिर उसको उल्टा, जिससे पंजाब हुकूमत उल्ट गई। और अभी भी जो इंतखाबी नशिस्तों के हवाले से इन दोनों फैसलों में बड़े अदब से कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के आइन को रोंदा है, उसकी जो शिकें हैं उनको रोंदा है। तो लिहाजा अगर इस तरह की फ्री फॉर ऑल है पाकिस्तान में, तो फिर तो खदशा कहीं भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद हमें यह भी देखना है कि पाकिस्तान के आइन में कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट पूरा इंतखाब कालादम करार दे दे। ये बात इलेक्शन पिटीशंस के जरिए मुख्तलिफ जो है वो हल्कों, तो ये हल्का बाय हल्का डिसाइड होता है कि किसी हल्के में इलेक्शन दुरुस्त हुआ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी ताकत अथॉरिटी नहीं है कि वो पूरे इंतखाब को कालादम करा दे। तो आपको इसका मतलब है फिर जो आजकल ये बात हो रही है कि नए इलेक्शन की तरफ मामला जा सकते हैं। पीटीआई ने तो बाकायदा अनाउंस किया है कि जी दिसंबर में आप तैयारी रखें, नया इलेक्शन हो सकता है। तो आपको भी कोई नया इलेक्शन नजर आ रहा है मौजूदा सूरत हाल में? जी मैं सिर्फ ये आपसे अदब से अर्ज करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा आपके नाजरीन को कि पीटीआई का जो बड़ा कबीह प्रोपेगेंडा सेल है उसकी रोजाना की मुशगाफियों पर इतना ध्यान ना दिया कर। वो हर रोज एक नया शोशा छोड़ते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। हमें अगले दिन भूल जाता है कि कल उन्होंने क्या बोला था और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उनका जो झूठ है वो तो एक मुस्तकिल प्रोपेगेंडा मशीन है ना जी। मसलन अगर आपने देखा है कि पाकिस्तान आर्मी की वो तस्वीर जिसमें वो जो सैलाब जदगान का कोई ट्रक है उसको बाहर निकाल रहे हैं, इस तरह की अगर रोजाना बातें होंगी और हम रोजाना उसको क्रेडिबिलिटी देकर उसे डिस्कस करेंगे तो ये उनकी मुशगाफियां चलती रहेंगी। हमें पाकिस्तान की बुनियाद पर यकीन रखना। मैं नहीं समझता कि कोई इलेक्शन नहीं, लेकिन सर इस वक्त तो अचक ज़ई साहब हैं, महमूद खान अचक ज़ई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, अगर पीटीआई को हम एक तरफ भी रख दें तो बहुत सारी दीगर जमातें जो हैं वो भी ये री इलेक्शन का मुतालबा तो कर रही हैं और उनका भी ये कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये वाली हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर सीरियस क्वेश्चंस हैं। नहीं मैं नहीं समझ पाया ना जी कि आपको नहीं नजर आता। मौलाना नहीं, मौलाना ये कहते हैं कि जी इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जहां इलेक्शन हुआ है, जहां उनके साथ ज्यादती हुई है, वहां इलेक्शन ठीक था क्योंकि वहां की तो पार्टी उनकी हमारी है जो जीती हुई है। इसी तरह जो है वहां कह देना कि जो है वो बलोचिस्तान में कि जी पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, लेकिन जहां ये लोग जीते हैं वहां इलेक्शन ठीक हुआ है, ये नहीं हो सकता। ये जो तरीकेकार है कि एक सूबे में जहां पूरे पाकिस्तान में एक ही इलेक्शन कमीशन है, उसने एक सूबे में ठीक इलेक्शन करा दिया और बाकियों में ठीक नहीं कराया। खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो कौमी असम्बली का इजलास एक हफ्ता पहले बुलाया गया, तो इसमें क्या कोई कानून साजी ऐसी की जा रही है, कोई ऐसी प्लानिंग है कि जिससे जो अदलिया का रोल है उसको कर्टेल किया जा सके? जी नहीं, ऐसी कोई कानून साजी नहीं है। ये ज़रूर है कि कौमी असम्बली के पास ये अवाम का दिया हुआ हक है कि वो जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए जजों की तकर्रियाँ होती हैं, अदलिया के अंदर की रेगुलेशन है, उसको वो देख सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कोई कानून, इवन यानी सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी
अभी तक तो कोई प्रपोज नहीं है। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये फरमाइएगा कि जो बानी PTI इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है अपनी हमशीरा के ज़रिए से, उन्होंने आर्मी चीफ से एक तो ये कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि जी गैर मशरूत माफ़ी का भी पैगाम भेजा है। तो आप क्या समझते हैं कि गैर मशरूत माफ़ी उनकी हो सकती है? देखिए ना, ये सब इस किस्म की हम जहां बानी PTI का मामला आता है, यूं लगता है कि हम अपनी मंतक जो है वो बाहर फेंक देते हैं खिड़की से। तो गैर मशरूत माफी किसी ने भी नहीं देनी। अदालत में केसेस हैं, अदालत के सामना करें, और गैर मशरूत माफी मिल भी जाती है तो क्या इसका मतलब है कि जिस तरह 2018 में ये एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर हुकूमत में आए थे, दोबारा आना चाहते हैं? क्या ये मकसद है? और वो कहाँ गई जमहूरियत? और इसीलिए मैं आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन तक भी कहना चाहता हूँ कि बानी चेयरमैन, उनकी जमात जमहूरियत के हक में नहीं है। उनकी तमाम लड़ाई ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह पहले उसने अपना कंधा दिया था इनको हुकूमत में लाने के लिए, वो दोबारा आए तो पाकिस्तान का आइन और जमहूरियत उनके लिए बेमानी है। तो वो सब लोग जो सिर्फ इसलिए समझते हैं कि शायद हम इनकी हिमायत करें कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है स्ट्रेंथन होगी, वो दरअसल फाशिज्म की मुआवनत कर रहे हैं। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये तो चले अपोजिशन की पार्टियां थी, आपकी इत्तेहादी पार्टी पीपल्स पार्टी जो है उसके गवर्नर पंजाब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून से जो ताल्लुक है मोहब्बत या शौक में नहीं, उनसे इत्तेहाद मजबूरी की हालत में है। तो क्या मजबूरी है ऐसी? जी, अब हमें तो कभी भी ये शायबा नहीं रहा कि कोई मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में। सियासी जमातों के दरमियान मोहब्बत नहीं होती। मुख्तलिफ जो हदफ हैं उनको हासिल करने के लिए जब सियासी जमातें समझती हैं कि उन्हें इकट्ठा होना है, तो ये हदफ वही है जिसका तयन 2006 में मोहम्मद नवाज शरीफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने किया था कि हमें पाकिस्तान के आइन को बचाना है और इसको जिस भी तरह जमहूरियत को हम आगे लेकर चल सकते हैं मिलकर हमने आगे चलना है। और यही वजह है कि 2008 में भी और अब 2022 में भी और अब दोबारा 2024 में इन जमातों ने साथ चलने का फैसला किया है। उनके अहदाफ फर्क हैं, यानी सियासी तौर पे हम एक दूसरे के हरीफ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इस वक्त मकसद यही है कि अगर ये 69% वोट लेने वाले इकट्ठे ना हुए तो फिर 71% वालों को जो मामला है उनके लिए दरवाजा और खुलेगा, जो कि फाशिज्म का रास्ता है और जमहूरियत और आइन को नुकसान पहुंचाने का रास्ता है। तो लिहाजा ये दोनों जमातें एक दफा फिर इकट्ठी हुई हैं ताकि पाकिस्तान में जिस भी तरह हो, और इस पर बहुत सारी तनकीद भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल हमें जमहूरियत को आगे लेकर चलना है और इसीलिए हम इकट्ठे चले। एक ब्रेक लेते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाजरीन, इस्लामी के मामले पर क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की, इस पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो बिजली के बिल है उसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी बना रही है हुकूमत, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक जो आप लोगों की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश हुई, इस पर जो जवाब आया बैरिस्टर गौहर खान साहब का, वो कहते हैं इस तरह तो नहीं पेशकश होती मुज़ाकरात की। एक, आप हमें एहतजाज नहीं करते, जलसा नहीं करने देते, हमारे लोगों पे कल भी इतने घरों पे रेड्स हुए हैं और हम जरताज गुल साहिबा की भी फुटेज देख रहे थे, उनके तो घर पे पुलिस पहुंची हुई थी। एक तरफ ये सूरत हाल है कि जो पार्लिमानी उनके लीडर्स हैं उनके घरों के ऊपर पुलिस जा रही है, रेड्स हो रहे हैं, कोई एहतजाज जलसा आप करने नहीं देते, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो ये उनका शिकवा तो काफ़ी हद तक जायज़ लगता है कि आप लोग स्टिल ऐसा लग रहा है कि उनको कोई सख्त हैंडेडली जो है उनसे निपटा जा रहा है। जी, बजट इजलास के दौरान उन्होंने 20 दिन एहतजाज किया बिला रोक टोक पार्लियामान के अंदर। तो पार्लियामान की बात तो नहीं जो जलसा वगैरह करना भी तो जमहूरी हक है ना, आप लोगों ने भी तो किए हैं पीटीआई की हुकूमत में। बिल्कुल हक है और वो हक उनको मिलेगा, लेकिन जब तक उनकी तरफ से, देखिए, हम रोजाना धमकियां सुनते हैं। जो उनके सबसे जिम्मेदार शख्स हैं इस वक्त, जिसके पास खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला है, वो हर रोज तशद्दुद की धमकियां देते हैं। और वो सबसे मोतबर बात है, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि गौहर साहब अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो पार्लियामान के रुकन हैं, लेकिन जो सबसे जिम्मेदार आदमी है, जिसके पास करोड़ों पाकिस्तानी मर्द व ख़वातीन की जिम्मेदारी है
उनकी गवर्नेंस की, वो जब रोजाना धमकियां देगा तो जब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी गुफ्तगू में से तशद्दुद नहीं निकलता बाहर, और जिस तरह आपने देखा है जलसों में तो सारे लीडर्स ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, हमेशा होती है वो सब। जलसों में तो जाहिर है अपने कारकुन होते हैं सामने, आप जोशे खिताबत में तो मैं कुछ कहते रहते हैं। नहीं, उन्होंने देखिए मेरी अर्ज है कि फिर इसका मतलब है कि जलसे कहीं ना कहीं तो हो रहे हैं ना। अब उनकी ये मर्जी है कि कर रहे हैं ना सर, अपने सूबे में कर रहे हैं ना, उनका यही मकसद जहां है आपका बस नहीं चलता वहां पे कर रहे हैं ना, जहां आपका बस चल रहा है वहां तो नहीं कर रहे। लेकिन सर ये वो जलसे जरूर कर रहे हैं, वो अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर धमकियां दे रहे हैं, वो पार्लियामान के बाहर खड़े होके अभी साबिक स्पीकर साहब ने, असद कैसर साहब ने बड़ी धमकियां दी हैं। तो लिहाजा जब तक उनकी तरफ से एक हमें सेंस नहीं आती कि वो एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। देखिए मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड ये है, खासतौर पे 2019 में जब उन्होंने मार्च किया, कि उनके पूरे मार्च में आज तक कोई एक पत्ता भी नहीं टूटा। लेकिन तहरीक इंसाफ के मार्चेस में और उनके एहतजाज में उन्होंने सरकारी जमात इस्लामी ने भी जब एहतजाज करने की कॉल दी, जब जमात इस्लामी ने भी एहतजाज की कॉल दी, तो कल उनके साथ भी इसी तरह ही मामला था। कंटेनर्स लगा के खुद ही सारा शहर बंद कर दिया गया और उनके भी कारकुनान गिरफ्तार भी हुए, सब कुछ हुआ। अब उनके साथ भी क्या यही मसला है कि आपको परेशानी थी कि ये भी कुछ ऐसा है? आप नहीं, मुझे परेशानी सिर्फ एक बात की है कि हमें अगर जमहूरियत में मैच्योर होना है तो फिर हमें ऐसे एहतजाज का रास्ता ढूंढना है जहां पाकिस्तानियों की जिंदगियां, कारोबार, रोजगार मुतासिर ना हो। वो तो आपने खुद कर दिए सर, कंटेनर्स लगाए हुए थे, सारे रास्ते बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद से अब अगर वहां एम्बुलेंस से रुक रही हैं, लोग कारोबार, तालीम तक नहीं पहुंच पा रहे, जहां उन्होंने अपने इंटरव्यू देने को नहीं पहुंच पा रहे, तो हमें हमारी जिम्मेदारी, मैं एक बात कर रहा हूं, हुकूमत की जिम्मेदारी जमहूरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की भी है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी अपने शहरियों का जो हक है अपनी जिंदगियां जीने का, कारोबार का, रोजगार का, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, जमहूरियत की भी जिम्मेदारी है। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, वाकई आपकी जिम्मेदारी तो बड़ी अहम है, लेकिन ये बताएं कि आप IPs के मामलात को खुद भी समझते हैं। ये जो मामला चल रहा है, और गौहर इजाज साहब ने तो ये कह दिया कि 24 करोड़ आवाम को 40 लोगों की वजह से सफ़र कराया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये इशू है क्या, ज़रा आप समझाएं तो सही कि हुकूमत इसमें क्यों मामले को हल नहीं कर रही, या करना नहीं चाहती, या क्या प्रॉब्लम क्या है? जी, इसमें रुकावट बड़ी जो है 1993 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत थी, उस वक्त की एक पॉलिसी है, उसके बाद 2006 की एक पॉलिसी है, और फिर कुछ बहुत कलील तादाद जो मेनली चाइनीज प्रोजेक्ट्स के हैं वो 2015 की पॉलिसी है, जिसमें बिजली बनाने वाले कारखानों को हुकूमत की जो सॉवरन गारंटी है वो दी जाती। अब इशू ये है कि अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी इन कैपेसिटी पेमेंट से जान छूटे, तो हमें उन कॉन्ट्रैक्ट्स को या तो तोड़ना है या उनको खरीदना पड़ेगा उन प्रोजेक्ट्स को, और उनको तोड़ने की सूरत में फिर उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो फैसला किया गया था कि सॉवरेन गारंटी, तो उनके पास मौका है कि वो बैनुल-अक़वामी कोर्ट्स में चाराजोई कर सकते हैं। तो असल में बैनुल-अक़वामी अदालतों में चाराजोई, जिसमें अभी हालिया सालों में हमने देखा है कि रेकोडिक के मामले में पाकिस्तान पर $5 अरब का जुर्माना हुआ, जिसको फिर निगोशिएट किया गया। उससे पहले कारके में हमें बहुत बड़ा जुर्माना हुआ अरबों डॉलर का, जिसको निगोशिएट किया गया। तो उस तारीख से बचने के लिए ये इशू है। तो लेकिन खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये तो ये बता रहे हैं कि 80% कारखाने तो ये जो अपने हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनके हैं, और 40 खानदान हैं जिनका ताल्लुक बहुत से या तो डायरेक्टली वो पार्लियामेंट में है या उनके खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो जो पाकिस्तानी है उनके साथ हम क्यों नहीं कर सकते मामला तय? जी, वही एग्रीमेंट्स हमारे रास्ते की दीवार है, लेकिन हुकूमत इसको अगर चाहे और इस पर कुछ हमें सोच विचार करके इंशाल्लाह पार्लियामान के जरिए इन एग्रीमेंट्स का कोई हल निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे जान बच जाए। दूसरा, हमें गौहर इजाज साहब पूरी बात नहीं बता सके आपको कि ये कैपेसिटी पेमेंट इसलिए दी जाती है कि पाकिस्तान की जो बिजली की तलब है
वो सर्दियों में 12,000 मेगावाट है, गर्मियों में 32,000 मेगावाट है। तो वो 20,000 मेगावाट का जो कूलिंग लोड है पंखों का और एयर कंडीशनर्स का, उसको इसलिए कि ताकि वो उन गर्मियों के 2 या 3 महीनों में अवेलेबल हो, बाकी 9 महीने बहुत कम लेवल पर उसकी कैपेसिटी पेमेंट नहीं कर दे, ताकि जब गर्मी आए तो हमारे पास ये कैपेसिटी अवेलेबल हो। अब उसका जो हल है वो एक टेक्निकल हल है, उसमें कानून भी इस्तेमाल है, और बजाय सवाए पार्लियामान के हुकूमत आज खुद ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि एक टेक्निकल हल है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि IPBs का जो मामला है उसमें फ़र्क जो आपने बयान किया 12,000 और 32,000, ये इसलिए भी फ़र्क ज़्यादा है कि हमारी जो बिजली है उसमें ज़्यादातर हाउस होल्ड हैं कस्टमर। इंडस्ट्री यहाँ पे इतनी तबाह हो चुकी है कि अब कमर्शियल उसका इस्तेमाल बहुत कम है। पूरी दुनिया में कहते हैं जी 18% से ज़्यादा हाउस होल्ड नहीं होते। तो आप नहीं ये समझते कि इन हुकूमतों ने सिर्फ IPPs का ही नुकसान नहीं किया, बल्कि कौम को ये नुकसान भी पहुंचाया गया कि इंडस्ट्री की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, और इस वजह से सारा बोझ घरेलू सार्फिन पे आ गया। जी, लेकिन मैं बड़े अदब से अर्ज करूँगा कि, और इसमें खैर कोई भी मुस्तस्ना नहीं है, कि हमारा जो इंतशार है, अभी हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि पता नहीं दिसंबर में इंतखाबात हो, एक जमात ने फैला दिया कि दिसंबर में इंतखाबात होंगे। तो अगर आज कोई सनतकार मुल्क में सनत लगाना चाहता है और उसने ये खबर सुनी है, और जिसको अब मीडिया जो है वो एक मेगाफोन बन के उसको फैला रहा है चारों तरफ, तो आपके ख्याल में वो सनत लगाएगा पाकिस्तान में? वो रुक जाएगा 1 साल के लिए, वो कहेगा नहीं मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करता, देखते हैं क्या बनता है। तो हमारा जो सियासी इंतशार है उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये भी एक वजह है कि मेरी ये तवक्को है कि चाहे चीफ जस्टिस तब्दील भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त जिस इस्तेहकाम की जरूरत है वो तभी होगा कि हुकूमतें अपनी मुद्दतें पूरी करें और उनके ऊपर मुस्तकिल हमलावर ना हो। अब वो हमलावर ना होने का मामला तो हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर तमाम इदारे इस पर यकसू हों कि हमें आगे बढ़ना है ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी तरक्की करे, वो तभी करेगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा। सियासी इस्तेहकाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन एक ब्रेक लेते, वापस आकर कुछ मजीद बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान साहब, खुर्रम साहब की गुफ्तगू सुन के आपको क्या लग रहा है कि जितने वो अपने आप को पुरसुकून जाहिर कर रहे थे, हुकूमती सफ़ों में इतना ही एतमाद है कि कोई इशू नहीं है, हुकूमत टाइम पूरा करेगी? क्योंकि बाकी जो हम वज़रा को देखते हैं वो तो हमें ये कहते नज़र आते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल है, और बहरहाल इस हुकूमत के आने के बावजूद भी कोई इस्तेहकाम नहीं आ सका। देखिए ज़मीना, बात सीधी सी है कि खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त असम्बली में नहीं है, इस वक्त उनके पास कोई वजारत भी नहीं है, इसलिए उनकी तरफ उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद उस तरह से बराह रास्त उनके इल्म में नहीं भी हो सकती, लेकिन क्योंकि वो बड़े बाखबर आदमी हैं और मुस्लिम लीग नून के एक अहम रुकन भी हैं, लिहाजा बहुत सारी चीज़ों में वो इन भी होते हैं। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब की अगर बात करें, एहसन इकबाल साहब की बात करें, या वो वज़रा जो इस वक्त हुकूमत में हैं और तमाम मीटिंग्स में उन इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उनको ज़रा ज़्यादा सूरत हाल वो ज़्यादा बाखबर होते हैं, बाखबर भी होते हैं, और उनके सामने सारी क्योंकि तो परेशानी वाली बात है कोई, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उतनी परेशानी की बात हुकूमत के लिए है नहीं जितना ये सहम गए हैं। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत जो है उसकी एक स्ट्रेटजी भी है। देखिए, अब ख़ास तौर पर मैं आपके सामने अदलिया के हवाले से करता हूँ। हुकूमत ने इस वक्त ये किया कि देखिए इमरान खान ने क्या किया था। इमरान खान ने ये किया कि अपना एक बयानिया जो बनाया उसमें इस्टेब्लिश कर दिया कि फ़लाँ बंदा तो मेरा दुश्मन है। तो ये जो सूरत हाल है ये इसलिए होता है कि आप किसी आम भी अपनी ज़िंदगी में देखें कि अगर आप किसी को वैसे ही अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दें और इस्टेब्लिश कर दें तो लोग फिर उनकी उस बात की वो अहमियत नहीं रहती।
तो हुकूमत जो है इस वक्त ये भी सूरत यही है कि पहले से ही कंट्रोवर्शियल कर रही है आने वाले चीफ जस्टिस को और दबाव बढ़ा रही है, इसका तो मतलब ये लग रहा है ये स्ट्रेटजी है इनकी। हुकूमत की यही स्ट्रेटजी है कि हुकूमत दबाव बढ़ा के रखे। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि बजाय इसके कि हर तरफ से हम पे दबाव आए तो हम भी अब उसको काउंटर स्ट्रेटजी। वैसे अभी आपने खुर्रम साहब से सवाल भी किया कि गैर मशरूत माफी, ये कोई आपके पास खबर है? मैंने तो ये खबर कहीं नहीं सुनी कि कोई गैर मशरूत माफी की उन्होंने कोई पैगाम भेजा। देखिए, गुजारिश ये है कि ये खबरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं और इस्लामाबाद में डिस्कशन में आई है कि जी उन्होंने ख़ास तौर पे हुकूमती जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जी उनकी तरफ से ये पैगाम भेजा गया। अब ये तस्दीक तो खुद इमरान खान साहब ही कर सकते हैं, क्योंकि जो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू डिस्कस हो रही है उन्होंने वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की। दूसरी बात समीना ये, और ना ही जो उनके कोई वकला बाहर आए हैं उनकी तरफ से, और ना मैंने किसी रिपोर्टर से ये खबर सुनी। बिल्कुल। मुझे आप ये बताएं कि जब से आपने सहाफत शुरू की है, कभी आपने किसी ने अगर गैर मशरूत माफी मांगी भी हो तो उसने तस्लीम किया है कि मैंने गैर मशरूत माफी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई रिपोर्टर की खबर है या ये मैंने कहा मैं ही कोई ऐसी बेखबर रह गई हूँ, तो मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ये कोई आपकी खबर है अपने सोर्सेज से कि कोई ऐसी बात? बता रहा हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद में ये बड़ी खबर गर्म है और जो सियासी हल्के हैं उन सब में ये डिस्कस हो रहा है। और ये आप ये भी कह सकती हैं कि इस वक्त बल्कि ये भी सोचा गया कि क्या इस पे कोई पेशरफ्त हो भी सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन ये जो अभी हमारे सामने चीज़ें चल रही हैं इसमें तो ये भी बात हो रही है कि जी मामलात तय हो रहे हैं और ये जो इमरान खान साहब की तरफ से गुडविल जेस्चर है ये बेसिकली एतमाद साजी के लिए ही है। एतमाद साजी के लिए इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी उनके साथ मामलात कैसे आगे बढ़ाएं, उनकी गारंटी कौन दे और ये वो, तो उन्होंने बेसिकली गुडविल जेस्चर दिया है। आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के मामलात इमरान खान साहब के साथ बेहतर हो सकते हैं? ये गुडविल जेस्चर नहीं है। अब दूसरा मौक़िफ़ इस पे ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब इमरान खान साहब को इस बात का यकीन हो गया कि उनके लिए सख्ती मज़ीद बढ़ने को जा रही है, लिहाजा इसलिए उन्होंने ये जेस्चर दिया है कि जी अब मतलब क्या सकती इमरान साहब, मेरी इस पे वैसे एक मुख्तलिफ राय। एक बंदे की आपने हुकूमत गिरा दी, फिर आपने उसके ऊपर 200 मुकदमे कर दिए, फिर आपने उसकी बीवी के ऊपर मुकदमे किए, उसको अंदर कर दिया, फिर उसके बाद आपने उससे उसकी सारी पार्टी तोड़वा ली, उसकी पार्टी का निशान छीन लिया, फिर आपने उसको कोई जलसा जुलूस कुछ बगैर किसी चीज़ के कैंपेन के उसको इलेक्शन में फेंक दिया, फिर उसने इलेक्शन में जो बज़ाहिर नज़र आता है कि उसने कामयाबी हासिल की, फिर वो कामयाबी भी छीन ली गई। ये सब करने के बाद उसको 1 साल से आपने जेल में भी रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने मुकदमात भी कर। अब जब उसने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया है तो अगर कोई उसने माफ़ी मांगनी थी तो वो फिर पहले करता। अब उसके पास है क्या जिसके लिए वो माफ़ी मांग रहा है? इससे ज़्यादा आपने उसकी क्या सख्ती करनी है? आपने हर फैसला, हर वो केस भी आपने उस पर बना दिया जो कि सज़ाए मौत जिसकी थी, जो मैक्सिमम पेनल्टी थी। तो जब आपने एक बंदे पे हर मैक्सिमम हरबा ऑलरेडी आजमा लिया है तो अब इससे ज़्यादा सख्ती आपने ऐसी क्या करनी है जिससे घबरा के वो आपके पाँव पड़ जाएगा? पहली बात तो ये है कि ये जो मामला है ना, माजी में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सियासतदानों पर ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़मों पे इससे कहीं ज़्यादा सख्तियाँ हुई हैं और इससे कहीं ज़्यादा पाबंदियाँ भी लगी हैं और इससे कहीं ज़्यादा बड़े एक नहीं जिसमें कई दफ़ा सज़ाए मौत के मामला थे वो केसेस हुए और एक वज़ीर आज़म को तो सज़ाए मौत दी गई थी। मामला ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी सियासी रहनुमा के साथ इस तरह से सिर्फ उसे खींचने के लिए, तोड़ना लगाने के लिए या बंदा बनाने के लिए इस तरह का नहीं। जिसने जो जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो सज़ाए मौत बनती है या उम्र कैद की सज़ा बनती है कोई। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में इशू ये है कि इस वक्त जब तक 9 मई वाला मामला जो है उसकी बेशक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, बेशक उसकी तहकीकात मुकम्मल हो जाए, बेशक वो अपन किसी भी तरह से जब तक वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता उस वक्त तक उनके लिए मेरी राय में रावी चैन नहीं लिख रहा और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके लिए कोई नरम गोशा नहीं है। अब इस वक्त तक तो नहीं है, अब कल को सूरत हाल क्या हो जाए, किस तरह से हो, वो कल की बात है। लेकिन अब आपको इमरान साहब ये जो ओवरऑल जिस तरह से बात करें कि हुकूमत भी एक सिचुएशन में हमें फंसी हुई नज़र आती है, क्योंकि हुकूमत की नाकामी ये है कि अभी तक इस्तेहकाम तो नहीं नज़र आता मुल्क में और वो ख़ुद इस बात को मानते भी हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि गैर यकीनी है, इमरजेंसी ना लग जाए, ये ना हो जाए, इसका मतलब इस्तेहकाम नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके अभी तक। अभी हमने ये भी खबर सुनी है कि इवन सऊदी अरेबिया ने भी मज़ीद उधार जो तेल है वो भी फ़िलहाल देने से नहीं कोई हामी भरी है। उसके बाद हम देखते हैं IMF की डील अभी किसी तोड़ नहीं चढ़ी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनली प्रेशर भी आ रहा है।
अदलिया जो है वो एक उसके ऊपर डिसीजन ले रही है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। और सबसे बढ़कर ये कि ओवरऑल आपका जो एक सबसे मेन मसला इस वक्त बना हुआ है कि अवाम तकलीफ़ में है और अवाम एक गुस्से में है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उसकी वजह महंगाई है, बिजली के बिल हैं, तो अवाम को भी आप रिलीफ नहीं दे। तो किसी महाज पे आपको हुकूमत की कोई कामयाबी नज़र आ रही है? देखिए, इस वक्त हुकूमत की कामयाबी किसी महाज पे भी कोई नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने अपने सवाल में ये जो बात की है कि ये सारी चीज़ें इस्तेहकाम से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले इस्तेहकाम होगा तो उसके बाद ही ये चीज़ें होंगी। और दूसरी बात ये है कि इस्तेहकाम इस तरह से भी हो सकता था कि इन्वेस्टमेंट आ जाती, को दोस्त ममालिक यहाँ पे सरमायाकारी कर देते, IMF आपको खुले पैसे दे देती, ये सारे मामला इसमें से कुछ नहीं हुआ। अब बिजली के बिलों की सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो इसलिए है कि IMF की जो शराइत हैं आपसे वैसे पूरी नहीं हो रही, आपसे रेवेन्यू ऐसे बढ़ नहीं रहा, तो आपने फिर बिलों में वो लगा दिया। आपको याद होगा सर्दियों में इसी तरह लोग गैस के बिलों से तंग थे, और अब उस वक्त भी अपने प्रोग्राम में ये बात डिस्कस करते थे कि जब गर्मियाँ आएंगी तो जब बिजली के बिल आएंगे तो लोग गैस के बिल भूल जाएंगे। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है इसमें हुकूमत उस वक्त तक स्टेबल नहीं हो सकती जब तक वो आवाम को कुछ रिलीफ ना दे, और रिलीफ पैसों के बगैर नहीं हो सकता। आपको तो ऐसे कितनी देर चलेंगे? आपने रूनी कर्जा देना है इस साल, क्या कहाँ से देंगे? आपके पास तो पैसे मुल्क चलाने के लिए नहीं बचेंगे इस लिहाज से। तो समीना, अगर हमें कोई और पैसे ना आए, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको 10-15 अरब डॉलर तो चाहिए ही चाहिए। मैं वही चीज़ यही बात, अब वो किस तरह से हो, या तो आप वो मैनेज करें, अगर आप मैनेज नहीं करते तो सूरत हाल इससे भी बुरी होगी। ठीक है, चलिए जी, आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं। फिलहाल तो कहीं से भी कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं, यहाँ पर हमें ये लगे कि मुल्क किसी पॉजिटिव रास्ते पे जा रहा है या कोई इस्तेहकाम आ रहा है। बज़ाहिर एक हलचल और एक अफरा तफरी और गैर यकीनी की सूरत हाल है जो हर तरफ मौजूद है, चाहे वो अपोजिशन की सफ़े हों या वो हुकूमत की सफ़े हों। बहरहाल देखते हैं आगे क्या सूरत हाल रहेगी। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।